हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कूलाम के नियम से ही संबंधित है। पूछता क्या है बोर्ड में या एग्जाम्स में कैसे पूछता है, जो लिखित एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड है जो हिंदी मीडियम के स्कूल है, उसमें जो पूछता है बोर्ड एग्जाम में, जो पूछता है कूलाम की नियम की सीमाएं। क्या पूछता है भाई? कूलाम के नियम की सीमाएं। क्वेश्चन कैसे करता है? कूलाम के नियम से क्या समझते हैं, कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। ठीक है, तो सीमा समझेंगे। पहली बात ओरल समझ लेंगे, कूलाम के नियम की सीमाएं वास्तव में हैं क्या। कूलाम के नियम के लिए आपको पता है दो स्थिर आवेश होने चाहिए। जो स्थिर आवेश होगा तभी स्थिर वैद्युत बल लगेगा, अर्थात कूलाम का नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। दूसरा, यदि उन आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत कम कर दी जाए, अर्थात 10⁻⁻15 मीटर से कम कर दिया जाए, या फिर उन आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा कर दिया जाए, तब भी उनके बीच स्थिर वैद्युत बल अर्थात कूलाम का नियम नहीं लगेगा। दूसरा है। तीसरा है, ये जो आवेश हैं, दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला बल है वो सार्वत्रिक नहीं होता। सार्वत्रिक से सेंस है जैसे न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सार्वत्रिक है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच काम करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो, या फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, या फिर किसी ग्रह और तारे के बीच हो, या फिर प्लेनेट टू प्लेनेट हो, या स्टार टू स्टार हो, कुछ भी हर जगह कार्य करता है, इसीलिए उसको सार्वत्रिक कहते हैं। लेकिन स्थिर वैद्युत बल अर्थात कूलाम का नियम इस सार्वत्रिकता को पालन नहीं करता है। ठीक है, ये इस कुछ बातों का ध्यान देना है, सार्वत्रिकता का नियम का पालन नहीं करता है। और एक बात ध्यान रखनी है, ये निर्वात या वायु में ही सबसे अच्छे से काम करता है, किसी माध्यम में उतने अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि परावैद्युतांक की वजह से प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। पहली सीमा यह है, कब काम करेगा भाई? अभी बताया था, दो स्थिर वैद्युत आवेश होने चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा चलते हैं। मैंने बताया कि केवल वायु या निर्वात के लिए ही सबसे अच्छे से काम करता है स्थिर वैद्युत बल, और किसी माध्यम में उतने डिफाइन रूप से काम नहीं करता है, अर्थात वायु या निर्वात के लिए पूर्णतः सत्य है, ऐसे कह सकते हैं। वायु या निर्वात के लिए पूर्णतः सत्य है। मीन्स सबसे अच्छे से जो कार्य करता है, जहां पे इसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी है, वह है वायु या निर्वात, किसी माध्यम में उतनी अच्छी नहीं है। तीसरा और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि स्थिर वैद्युत बल अर्थात कूलाम का नियम सार्वत्रिक नहीं है। कूलाम का नियम, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, स्थिर वैद्युत बल कूलाम का नियम या स्थिर वैद्युत बल सार्वत्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, सार्वत्रिक नहीं है।
सार्वत्रिक नहीं है। याद रखना है, ये 4 पॉइंटें अगर आपको याद है तो कूलाम के नियम की सीमाएं आप लिख सकते हैं। तो मैंने बताया, फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, वो दोनों आवेश दोनों स्थिर होने चाहिए और दोनों बिंदु आवेश भी होने चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा है दो स्थिर बिंदु आवेश, दोनों बात को एक में ही समेट दिया है। आप देखेंगे कहीं पे लिखा होगा बुकों में, तो दो बिंदु आवेश होना चाहिए, दोनों स्थिर होना चाहिए, इस तरह से लिखा होगा। तो मैंने एक साथ लिख दिया, दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है, पहली बात। दूसरा कहा, दोनों आवेशों के बीच दूरी न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए न तो बहुत कम। अर्थात बहुत कम का मतलब कितना, 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अर्थात ये हम नहीं कह सकते कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई स्थिर वैद्युत आवेश भी काम करता है, हालांकि ये गतिमान है, वैसे भी नहीं करता है, ठीक है ना, मूवेबल है, किसी पाथ पे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो किसी क्षण के लिए अगर रोक के हम ऐसी कल्पना करें तो भी संभव नहीं है। या ब्रह्मांड में सिर्फ दो स्थिर कण हो कोई और उनके बीच हम बात करें कि स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, तो गलत बात होगी, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा, मैंने कहा वायु निर्वात में पूर्णतः सत्य है, अर्थात बहुत अच्छे से काम करता है और बाकी में एक्यूरेसी इसकी प्रभावित होती है किसी माध्यम में। कूलाम का नियम स्थिर वैद्युत बल के, जो कूलाम का नियम है उसी के स्थिर वैद्युत बल का नियम भी कहते हैं या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, वो सार्वत्रिक नहीं है। सार्वत्रिक न होने के सेंस है कि वो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के लिए कार्य नहीं करता। जैसे न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो वस्तु गतिमान हो स्थिर हो सबके बीच एक समान रूप से कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से कूलाम के नियम की ये सीमाएं होगी, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। 2 मार्क्स में ये पूछता है क्या क्वेश्चन करता है, कूलाम के नियम से क्या समझते हैं और कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। तो आंसर कैसे देंगे, कूलाम के नियम तो आपको पता ही है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा आपने पढ़ा है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब फिर क्या लिखेंगे आप, कूलाम के नियम की सीमाएं। ये सीमाएं हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है कूलाम का नियम, वही उसकी सीमा है, और उन आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा मैंने कहा वायु या निर्वात में ही सबसे व्यवस्थित रूप से काम करता है या वायु या निर्वात के लिए ही सत्य होता है, ऐसे कह सकते हैं, पूर्णतः सत्य होता है। तीसरा या चौथा हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कूलाम का नियम या स्थिर वैद्युत बल का नियम सार्वत्रिक नहीं होता, अर्थात ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंडों के बीच काम नहीं करता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग की स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है अपनी स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। मैं लिख रहा हूं स्थिर वैद्युत बल मीन्स Fe तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। क्या संबंध होंगे देखेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच का ये रिलेशन है, इनके बीच का ये संबंध। तो
मान ले अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं कि दो हमारे पास आवेश हैं, दो आवेश Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, R। और इसको इस तरह से परिभाषित ना करके हम इलेक्ट्रॉन के पक्ष में कहें, ज्यादा बेटर ढंग से इसको दिखा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक नाभिक है जहां पर प्रोटॉन है प्लस चार्ज के साथ, जहां पर प्रोटॉन प्लस चार्ज के साथ उपस्थित है, और बाहर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। ये साइक्लिक है, पूर्णतः साइक्लिक है, ठीक है। तो बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है, ऐसा समझना है आपको। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यदि इनके बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी r हो, और इस पर लगने वाला बल, ध्यान से समझेंगे, इस पर लगने वाला जो बल है वो Fe है। कौन सा बल है, Fe। और इस इलेक्ट्रॉन द्वारा इस पर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक ना, या फिर इस नाभिक द्वारा इसको जो खींचा जा रहा है वो Fg होगा। तो स्थिर वैद्युत बल Fe तथा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, Fg है। किसकी बात कर रहे हैं भाई, Fg की बात कर रहे हैं। क्लियर होना चाहिए, Fg है। चलिए, तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, इस प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको mp कह लेता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन, जिसका मान होता है मास ऑफ प्रोटॉन की, जिसकी वैल्यू होगी mp, जिसको प्रोटॉन का द्रव्यमान मैं कह रहा हूं, प्रोटॉन का द्रव्यमान, थोड़ा समझ लेंगे इस पूरे फिगर को, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp कहेंगे, और mp का मान 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है, यही होता है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो me हम कहेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, जिसका मान है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। क्लियर। चाहे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, इस पर जो आवेश होगा, आवेश जो होगा यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होगा, ठीक ना। चाहे वो प्रोटॉन का हो, चाहे फिर इलेक्ट्रॉन का ही आवेश क्यों ना हो, ठीक ना, इतना कूलाम। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल किसके बीच लगेगा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, या नाभिक और इलेक्ट्रॉन। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल Fe, स्थिर वैद्युत बल Fe इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहां पे भाई, हम निर्वात या वायु में बात कर रहे हैं। कहां पे भाई, निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में ही हम किसी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु की कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें से प्रोटॉन, उसका प्रोटॉन में, नाभिक में प्रोटॉन स्थित है, और बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमता है। ऐसा आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो फिजिक्स थोड़ी सी देखिए यहां से, Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। और इसी तरह से Fe बराबर यदि हम निकालें तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 और Q2 दोनों का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो दोनों मान लिख देते हैं यहाँ पे। और R की जो वैल्यू है पता नहीं है, हमने कहा R ही है, तो चलो भाई इसको R स्क्वायर कह दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझिए,
स्थिर वैद्युत बल हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का निकाला। इसी तरह से उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल Fg इक्वल टू क्या होगा? तो कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी me इंटू MP अपान R स्क्वायर। me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न कि मास ऑफ अर्थ, समझ ले आप। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपान R स्क्वायर, उनके बीच की दूरी। तो इस तरह से यदि हम वैल्यू रखें, अगर इसकी वैल्यू हम रखें, पुट करें, तो क्या दिखाएगा? ये ध्यान से देखिए, तो ये दिखाएगा, तो यहां से ये दिखा सकता है कि Fg इक्वल्स टू जी वैल्यूज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, क्लियर, इंटू द्रव्यमान है 9.1, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg अपान R स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों की बात करें, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कह लें और इसे समीकरण नंबर क्या कह लें? सेकंड कह लें। समीकरण नंबर सेकंड कहें इसको, तो क्या होगा? इन समीकरणों को जब भाग देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से Fe अपान Fg, जब ये भाग देंगे तो R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगी वैल्यू, उसमें G का मान भी हमने सब रख दिया है, वहां भी वैल्यू रख दी है सब। जब कैलकुलेशन करेंगे, स्थिरों के घर पे कैलकुलेशन आप करिएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 आएगा, ठीक है ना। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात Fe इक्वल टू हो गया, ये तो निगलेट वैल्यू है भाई, 10 घाते जहां 39 चल रहा है, यानी 1 पे 39 सुनना है, समझ रहे ना, तो वहां पे 2.27 कोई वैल्यू ही नहीं रही, निगलेक्ट कर दें। अगर इसको अप्रॉक्स समझें, अप्रॉक्स लगभग 10 टू द पावर 39 कहेंगे इसको लगभग, तो इस प्रकार Fe बराबर क्या बनेगा? बनेगा 10 टू द पावर 39 इंटू Fg। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी परमाणु पे इलेक्ट्रॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बीच जो स्थिर वैद्युत बल होता है, उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10 घाते 39 गुना होता है, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 10 घाते 39 गुना लगता है, वो इतना स्ट्रांग होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉनों को वो जाने नहीं देता, नहीं कक्षा छोड़ के भाग नहीं जाते सर, ठीक है। ये एक रिलेशन रहा, नोट कर लीजिए, ये संबंध याद रखिएगा, पूछ देता है, कभी कभी अनुपात पूछता है तो डायरेक्ट अनुपात फॉर्म में लिखिएगा, और कभी कभी इनके बीच का संबंध पूछता है, ये संबंध रहा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 घाते 39 गुना होता है। नोट कर लीजिए इसको, और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में शूट करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे, जिसका नाम होगा वैद्युत क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल क्वेश्चन बोलते हैं। उसमें अक्षीय स्थिति का भी आएगा, निरक्षीय स्थिति, ये सब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।